नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के लिहाज से अगर बात की जाए तो चुनाव से पहले दिल्ली में लगातार सियासत गर्माती जा रही है। हालांकि यहां की सर्दी अपने आप में लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासी पारा अपने आप में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किस प्रकार से वायदों के मसलों को लेकर धर्म भी अब बीच में आ गया, इस पर कैसे सियासत हो रही, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बताएंगे कि भारत ने किस तरीके से अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। इसके साथ ही आपको हम खबर दिखाएंगे कि कुंभ या कहा जाए महाकुंभ की तैयारियों को लेकर किस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा बना हुआ है। इस खबर पे भी होगी हमारी नजर। साथ ही साथ बताएंगे आपको देश भर में मौसम के मिजाज, खास तौर से पहाड़ी और उत्तरी मैदानी राज्यों में क्या है मौसम का सितम, इस खबर पे होगी नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली सरकार की पुजारी ग्रंथि योजना की शुरुआत पर बीजेपी का पलटवार। केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स समेत तमाम विभागों के कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप। मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों का भी टाइमिंग पर सवाल। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने खोला दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा। बीजेपी ने कहा बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं केजरीवाल। कांग्रेस ने कहा दिल्ली के स्कूलों में घटे बच्चे, केजरीवाल की वजह से 9 साल में 1,84,000 करोड़ रुपए का राजस्व का हुआ नुकसान। स्पेडेक्स के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने रचा एक और इतिहास। दुनिया के 4 बड़े देशों में हुआ शामिल। 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 9% की हुई वृद्धि। अब तूतीकोरिन में भी होगी सैटेलाइट की लॉन्चिंग। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। योगी आदित्यनाथ ने किया तैयारियों का निरीक्षण। स्टील ब्रिज और बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत। अब अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा शाही स्नान। नई आशाओं और उम्मीदों के साथ हुआ दुनिया में नए साल का आगाज। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत अनेक देशों में जमकर मना जश्न। देश के तमाम शहरों में दिखा साल के आखिरी सूर्योदय। नए साल के स्वागत की भी तैयारियां जोरों पर। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सोमवार को अपने PSLV C-60 रॉकेट के जरिए स्पेडेक्स और अन्य पेलोड की सफल लॉन्चिंग की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिशन की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को दिया है। इसरो का साल के अंत का प्रोजेक्ट स्पेडेक्स मिशन इसरो द्वारा किया गया 99वां प्रक्षेपण है, जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी से कम कीमत में तैयार हुआ है। So when we have a space station over there, as I said, to put it in the layman's language, how do we land there? How do we move things there? So we need to have this technology. We can't simply have a station there which is just hanging in space and we sitting down here watching it. So how do we actually arrange transportation to and fro? And that is where, to put it in simple terms, this docking technology, which is also undocking, at the same time is going to help. This has been very cost effective. Our 2 satellites, one named Chaser, the other one named the Target, have cost just about 125 crore rupees each, and our launch vehicle 250, which makes it hardly about 375 crore or so. तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक नई छलांग, नई उड़ान। क्या कुछ खास है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिहाज से, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं क्या है स्पेडेक्स मिशन, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, इसका शॉर्ट फॉर स्पेडेक्स है। इसको ही एक तरीके से इसका नाम दिया गया है। PSLV C-16 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे गए हैं 2 छोटे स्पेस क्राफ्ट। उसके माध्यम से क्या कुछ किया जाएगा उसको भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 2 छोटे स्पेस क्राफ्ट, चेजर एक है, उसको SDX-1 और दूसरा टारगेट जो कि SDX-2 है, इनको भेजा गया है। इनके माध्यम से डॉकिंग अनडॉकिंग का पूरी प्रक्रिया होगी। प्रत्येक स्पेसक्राफ्ट का वजन 220 किलोग्राम है और ये 2 अपने आप में स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं। इनका वजन
220 किलोग्राम प्रत्येक का है। 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में ये दोनों को स्थापित कर दिया गया सफल प्रक्षेपण के बाद में, और उस कक्षा में अब ये इस वक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। दोनों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में करेंगे डॉकिंग और अनडॉकिंग। डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या होता है ये आपको वो भी बताते हैं किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। यही पूरा अपने आप में मिशन का सबसे बड़ा काम है। डॉकिंग का मतलब है सैटेलाइट्स का आपस में जुड़ना। जब दो अलग अलग सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, इनको अंतरिक्ष में ही आपस में जोड़ा जाएगा, इसको डॉकिंग कहते हैं। अनडॉकिंग का मतलब है सैटेलाइट्स का आपस में जुड़े होने से अलग होना। जिनको पहले जोड़ा जाएगा उनको फिर बाद में अलग किया जाएगा। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट्स के बीच में की जाएगी, लेकिन इसका पूरा नियंत्रण धरती से होगा, इसरो के हाथ में होगा। तो ये डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया के लिए ही एक तरीके से इस पूरे मिशन को लॉन्च किया गया है। अब आपको बताते हैं स्पेसएक्स से भारत में किस प्रकार से एक लंबी छलांग लगाई है इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ऐसा इसरो की एक तरीके से स्वदेशी तकनीक, भारत का इसका एक पेटेंट किया हुआ है, और पूरी स्वदेशी तकनीक यानी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीक पे है, भारत ने इसका पेटेंट किया है। और चंद्रयान 4 मिशन में एक तरीके से ये उपयोगी साबित होगा, क्योंकि चंद्रयान 4 के लिए जो हम तमाम तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए एक आधार बनेगा ये अपने आप में इसरो का ये पूरा प्रोजेक्ट। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत अपनी दम पर अंतरिक्ष में खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। उस तैयारी के लिए एक बहुत बड़े एक आधार का काम करेगा ये पूरा मिशन। इसी प्रकार से 2040 में चंद्रमा पर भारतीय यात्री भेजने का जो पूरा प्रोग्राम भारत चला रहा है, उसमें भी एक तरीके से ये जो पूरा मिशन है मौजूदा समय का, ये अपने आप में एक बड़ा मददगार साबित होगा। यहाँ के अनुभव, यहाँ की द्वारा किए गए तमाम प्रयास उसमें मददगार साबित होंगे। भारत चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जिनके पास में इस प्रकार की तकनीक है। जब ये पूरा मिशन हमारा सफल हो जाएगा, रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा देश बनेगा। जब डॉकिंग और अनडॉकिंग की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा तो ऐसी तकनीक हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा एलीट क्लास में शामिल होने वाला। बहुत ही किफ़ायती है भारतीय तकनीक, क्योंकि ना सिर्फ हमने इसरो ने अपनी दम पर इस तकनीक को बनाया, बल्कि एक किफ़ायती या कहा जाए सस्ते तरीके से इस तकनीक को विकसित किया। जबकि बाकी देशों की अगर बात की जाए तो वहां पे ये बहुत ज़्यादा महंगी रही है, लेकिन भारत इस दिशा में कहीं कदम आगे है। अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का काम भी इस पूरे मिशन के माध्यम से होगा, जो हमारे लिए एक बूस्टर का काम करेगा इसरो के लिहाज से। स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा में लाने में भी मदद मिलेगी। कभी जब हम इस तरीके के मिशन को सफल हो जाएंगे तो भविष्य में कोई हमारा जो अंतरिक्ष में कोई हमारा स्पेसक्राफ्ट होगा जो अगर दिशा भटक रहा होगा, उसको सही दिशा में लाने का काम भी इस प्रकार के मिशन की सफलता के बाद में संभव होगा। सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का विकल्प भी खुलेगा। जब किसी स्पेसक्राफ्ट को इस प्रकार की सर्विसिंग की जरूरत होगी या रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी तो इस प्रकार के मिशन को पूरा करने में भी यही मौजूदा मिशन एक आधार बनेगा, जिसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग को सीधे तौर पर भारत करने की महारत हासिल करेगा। 3 देश इसका हमने जिक्र किया था जिन्होंने इस महारत को पहले हासिल किया, उसमें अमेरिका, रूस, चीन है। अमेरिका ने 16 मार्च 1966 में इस सफलता को हासिल किया था। रूस की बात की जाए तो 30 अक्टूबर 1967 में उसने इसको हासिल किया। चीन ने बहुत बाद में 2 नवंबर 2011 में इस सफलता को हासिल किया, और भारत इस सफलता को हासिल करने जा रहा है। वो चौथा देश बन जाएगा इस श्रेणी में पहुंचने वाला। तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण स्थिति दिखाता है भारत किस प्रकार से तेज गति से अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहा है। अन्य देशों की उपलब्धियां भी, लेकिन इसरो के लिहाज से अगर बात की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है कि इसरो ने अभी तक किन बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है उसका भी जिक्र करते हैं। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर को उतारा था, और ये भारत अपने आप में पहला ऐसा देश बना था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, जो कि अपने आप में डार्क जोन कहलाता है। यह सफलता भारत के हिस्से आई तो भारत पहला ऐसा देश बना था। इसरो ने अभी तक 432 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह बताता है कि भारत विदेशी उपग्रहों के लिए एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर भी बनकर उभरा है। इसरो ने इस प्रकार से 432 उपग्रह एक तरीके से लॉन्च किए हैं। 2014 से अब तक 397 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं, यानी कि टोटल में से 397 महज इन बीते लगभग 10 वर्षों में रहे हैं। और अगर टोटल की बात की जाए तो यह आंकड़ा 432 के आसपास है, जिनमें से 397 महज 10 वर्षों में लॉन्च किए गए हैं। 10 वर्षों में विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने से इसरो ने लगभग $440 मिलियन भी कमाए हैं, क्योंकि जब आप एक कॉमर्शियल तरीके से किसी के सैटेलाइट को भेजते हैं तो उसके लिए आप एक रकम भी वसूलते हैं, क्योंकि उसमें जो खर्चा आता है उसका फायदा भी इसरो को एक तरीके से कॉमर्शियल तरीके से मिला है। 2 वर्षों में अंतरिक्ष के स्टार्टअप्स में लगभग 200 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। यह दिखाता है कि इस सेक्टर को किस प्रकार से निजी क्षेत्र के लिए, स्टार्टअप्स के लिए खोलने का जो फैसला है, नीतिगत फैसला, उसका फायदा भी देश को, इसकी इकोनॉमी को मिलता नजर आ रहा है। सबसे सस्ता मंगलयान भारत का सफल रहा था, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने जो अभियान चलाए उसके मुकाबले भारत का जो मंगल मिशन था वो सबसे सस्ता, सुलभ और सफलतापूर्वक तरीके से
अपना काम को अंजाम देने में सफल रहा था। 2017 की बात की जाए तो पीएसएलवी C-37 रॉकेट से एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। 2017 में इसरो ने इस सफलता को हासिल किया था। यह दिखाता है कि भारत की तकनीकी क्षमताएं कितनी महारत हासिल कर चुकी हैं। 2017 में ही भारत ने नई गैलेक्सी सरस्वती को भी खोजा और यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गैलेक्सी को ही खोज निकालना यह भारत के वैज्ञानिकों ने किया। तो 2017 में यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसरो के खाते जाता है, भारत के हिस्से में जाता है। दुश्मन मिसाइल को हवा में नष्ट करने की क्षमता भी एक तरीके से भारत ने विकसित कर ली है। यह दिखाता है कि कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो हवा में ही किसी मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता भी भारत के पास में है। तो हमारी जो रक्षा तकनीक के लिहाज से भी कहा जाए, उस दिशा में भी हमने एक महारत हासिल की है। 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह इस पूरे सेक्टर के बढ़ते हुए भविष्य को दिखाता है, जहां पर दुनिया के साथ बहुत बेहतरी से एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सैटेलाइट लॉन्चिंग की सुविधा तूतीकोरिन से भी शुरू होने वाली है। इस बात की घोषणा आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है और अपने आप में भारत के लिए एक नई फैसिलिटी सेंटर के तौर पर तूतीकोरिन भी होने वाला है। इसरो ने लॉन्च किया आदित्य L1 मिशन, जो कि सूर्य का अध्ययन कर रहा है और यह भी अपने आप में एक सफलता के तौर पर है भारत के लिहाज से। और सूर्य के अध्ययन को लेकर भी बहुत कम मिशन है दुनिया में, लेकिन भारत उस दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ा है। 2024 से पहले अंतरिक्ष दिवस की शुरुआत की गई है। इस साल से ही यह पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने की शुरुआत हुई है, तो जो बताता है कि किस तरीके से हम अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बात को लेकर सम्मान को एक तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में तमाम महत्वपूर्ण बातें जो हमें दिखाती हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस प्रकार से हमने एक बड़ी महारत हासिल की है। और अगर हम बात करें अगली खबर की ओर, तो उस लिहाज से बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में धर्म के नाम पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने ग्रंथी पुजारी सम्मान योजना का आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किया। तो भाजपा कांग्रेस आप पर अपने पहले के अधूरे वादे पूरे करने का आरोप लगा रही है। आपने नई घोषणा कर दी हो, लेकिन पहले की घोषणाओं के तहत वादे पूरे अभी नहीं हुए हैं और कई वर्ग ऐसे भी हैं जो केजरीवाल के खिलाफ एक तरीके से अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुजारियों और ग्रंथियों ने भी केजरीवाल की इस नई योजना के टाइमिंग पर, इस वायदे पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल बीजेपी में आर पार, दिल्ली की सियासत में पोस्टर वॉर, चुनावी ऐलानों पर भी तीखी तकरार। दिल्ली का सियासी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। एक और आम आदमी पार्टी के संयोजक एक के बाद एक चुनावी वादों की भरमार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और इमाम अपने वेतन को लेकर परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी। केजरीवाल ने ISBT स्थित मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंचकर वहां मौजूद पुजारी का रजिस्ट्रेशन किया और इस योजना की शुरुआत की। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले में केजरीवाल को घेरने में लगे हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं, उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं। केजरीवाल ने भले योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है, लेकिन मंदिर के पुजारियों में इसको लेकर के नाराजगी है। प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारियों ने अरविंद केजरीवाल की इस स्कीम का विरोध किया। हालत यह है कि केजरीवाल को राजीव चौक के हनुमान मंदिर से योजना की शुरुआत करनी थी, लेकिन विरोध के कारण वो वहां गए ही नहीं। आज जब ये इन्होंने समझ लिया कि दिल्ली हमारे हाथ से निकल रही है, दिल्ली में ये हार रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो एक लॉलीपॉप और इन्होंने पकड़ा दिया। ये जो 18,000 का भी है ना, सिर्फ लॉलीपॉप है। मंदिर के पुजारी कोई बहरूपिया के बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार सनातन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए ये बौखलाकर इधर उधर की, कभी 2100 रुपए महिला योजना, कभी कुछ। दूसरी ओर ग्रंथियों को भी लगता है कि जिस समय केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के जरिए ये ऐलान किया गया है, वो सवाल खड़े करता है। ये सरकारें गुरुद्वारे और मंदिरों के लिए करती हैं, तो ये तो सलाह का योग होएगा अगर ये दे पाते हैं तो। और ये केवल एक वोट लेने का ढंग है, तो वो नाजायज है। वो मैं आपसे कह चुका हूँ कि उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और ये सरकारें जो चीटिंग करती हैं उससे पब्लिक को बचाना चाहिए।
बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी करते हुए इसे देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी बताया। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित हुई है, जिसके शीर्ष नेतृत्व पर शराब घोटाला मामले में गंभीर आरोप हैं। पोस्टर में कहा गया है कि आपके शासन में दिल्ली भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। पोस्टर में अरविंद केजरीवाल के झूठे वायदे को #फर्जीवाल के झूठे वायदे के रूप में गिनाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू भी करार दिया। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो दिल्ली में इन दिनों एक तरफ नए वायदों की झड़ी लगी हुई है तो दूसरी तरफ पुराने वायदों की पोल खोल अभियान भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले नए वायदे कर रहे हैं तो बीजेपी कांग्रेस उनके पुराने वायदों की कलई खोल रही है। फ्री के वायदों की रेवड़ी का असर है कि दिल्ली पहली बार घाटे में चली गई है तो कई विभागों के कर्मचारियों का वेतन समय से नहीं मिल पा रहा, या कहा जाए मिल ही नहीं पा रहा। लेकिन चुनावी मजबूरी तो देखिए कि अरविंद केजरीवाल बिना वित्तीय बोझ की चिंता किए हुए नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। दिल्ली में और तेज हुआ सियासी घमासान। केजरीवाल के लिए मुसीबत बने चुनावी ऐलान। पुजारियों ग्रंथियों की लगी लॉटरी, लेकिन बाकी को कब मिलेगी सैलरी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से घोषणाओं की फहरिस्त लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस लगातार इन ऐलानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोधी दलों का कहना है कि पुरानी योजनाओं को फंड नहीं मिल रहा और तमाम विभागों में वेतन नहीं मिल रहा। ऐसे में नई घोषणाओं के लिए धन कहां से आएगा? ऐसे ही एक मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की समस्याओं को उनके सामने रखा। बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली की आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की उपेक्षा आप सरकार की असंवेदनशीलता का उदाहरण है। आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले 7 महीनों से वेतन से वंचित हैं और आशा वर्कर्स मात्र 3,000 रुपए की मामूली मानदेय पर काम कर रही हैं। उनके स्टाइपेंड में, जिसे हर 3 साल में नीति के अनुसार बढ़ावा अनिवार्य है, अब तक कोई वृद्धि नहीं की गई। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि माननीय उपराज्यपाल जी ने सभी बहनों की वेदना बहुत संवेदनशीलता से सुनी, आश्वासन दिया, उनकी समस्याओं को संज्ञान में लिया और ये आश्वासन दिया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश अवश्य देंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों का लंबित वेतन जल्द से जल्द जारी करने की सलाह दी है। दरअसल नए वादों और ऐलान को लेकर केजरीवाल लगातार सवाल के घेरे में हैं। महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए शुरू की गई संजीवनी योजना को लेकर तो दिल्ली सरकार के विभाग भी लोगों को आगाह कर चुके हैं। केजरीवाल के ऐलान में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आमने सामने हैं। दिल्ली के लोगों को बेरोजगार बनाना उनका मकसद है, रोजगार देना हमारा मकसद है। जो काम उनके हाथ में है वो काम वो करते नहीं है, तो उनको दिन रात सवाल उठाना है, यही काम में लगे। चुनाव जो होना चाहिए वो जो गंदा पानी आ रहा है उस पर होना चाहिए, वो जो यमुना प्रदूषित है उस पर होना चाहिए, जो दिल्ली में प्रदूषण है उस पर होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार है उस पर होना चाहिए। तो दिल्ली की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, तो अब समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए नित नई घोषणाएं कर रहे हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के नेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इस दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी द्वारा बच्चों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने पर राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केजरीवाल और आतिशी को वीडियो को हटाने का आदेश दिया है तो बीजेपी ने भी केजरीवाल को इस मुद्दे पर जमकर घेरा है। उधर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर और आतिशी पर गंभीर सवाल खड़े किए और दिल्ली को बर्बादी की कगार पर पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। वैसे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडी अलायंस का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली के दंगल में दोनों एक दूसरे पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी ने एक और मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना अब बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
30 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केजरीवाल और आतिशी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए उस वीडियो को हटाने का आदेश दिया था जिसमें बच्चों को राजनीतिक अभियान में भाग लेते हुए दिखाया गया है। केजरीवाल की ये पोस्ट भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है। दलाली करने के लिए जो पवित्र स्थल हैं, आपने उसको भी नहीं बख्शा। और ये कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल और आतिशी सरकार के कामों पर सवाल खड़े किए। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस शासन में 480 MGD सीवेज ट्रीटमेंट होता था और आज यमुना में जब प्रदूषण दोगुना हो गया है लेकिन क्षमता वही है। शीला दीक्षित की सरकार के जाने के वक्त सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे थे और आज 4 से 5 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। ये कौन सी क्रांति है? केजरीवाल ने एक भी नया अस्पताल नहीं बनवाया है। कांग्रेस के जमाने में 39 अस्पताल थे, आज भी उतने ही हैं। बिजली के क्षेत्र में शीला दीक्षित के सुधारों की बदौलत दिल्ली सरकार हर साल 3000 करोड़ रुपए बचाती है। जितने बच्चे शीला जी के समय 11वीं 12वीं का इम्तिहान देते थे, उससे कम बच्चे आज दे रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आबादी बढ़ गई है, करीबन 1 करोड़ 60 लाख से लेकर आज 2 करोड़ 10 लाख मानी जाती है। कम से कम 25-30-50% बच्चे तो बढ़ने चाहिए थे ना। ये कौन सा आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे जा भी रहे हैं। कांग्रेस लगातार केजरीवाल पर हमलावर है और हाल में ही उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। दोनों में कटुता किस कदर बढ़ गई है कि हाल में ही आम आदमी पार्टी ने ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस ने संदीप दीक्षित और अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई ना की तो इंडी गठबंधन से कांग्रेस को निकालने के लिए सहयोगी दलों से आम आदमी पार्टी बात करेगी। दिल्ली से देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में लगातार वायदों को लेकर सियासत बढ़ी हुई है और ऐसे में पुराने वायदे और नए वायदों को लेकर अपने आप में आरोप प्रत्यारोप चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। केजरीवाल के अधूरे वायदों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस लगातार मुखर है। आशा कार्यकर्ताओं का अटका हुआ है वेतन। ये क्या पूरी सच्चाई, उसके बारे में बताते हैं आपको। 7 महीने से आशा कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिला है। प्रति महीने 3000 रुपए का वेतन आशा कार्यकर्ताओं को मिलता है। 3 साल में एक तरीके से सैलरी बढ़ाने का प्रावधान है, जो कि कई वर्षों से सैलरी बढ़ी नहीं है। पिछली सैलरी 2018 में बढ़ी थी, तो उसके बाद से सैलरी भी नहीं बढ़ी और जो 3000 रुपए मिलता वो 7 महीने से मिल नहीं रहा। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी के पर्यवेक्षकों को भी बीते 7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन में इजाफे का इंतजार उन्हें भी है, क्योंकि उनका भी वेतन इजाफा 3 साल पे होना था, जो कि कई वर्षों से नहीं हुआ है। 2018 में पिछली बार एक तरीके से बढ़ोतरी हुई थी, 3000 का वेतन पहुंचा था, उसके बाद से लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये आशा कार्यकर्ताओं को लेकर एक तरीके से अधूरा वादा केजरीवाल का। इमामों की सैलरी भी नहीं मिल रही है। 17 महीने से नहीं मिली इमामों को सैलरी। इसके अलावा मुख्यमंत्री समेत 50 छोटे बड़े अधिकारियों से कई बार मुलाकातें की गई अपनी समस्याओं को लेकर इमामों के माध्यम से, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं निकला है। केजरीवाल के घर पर भी किया गया है प्रदर्शन, उसके बाद मामला राजनीतिक रूप से और ज्यादा तूल पकड़ गया है, लेकिन समाधान अभी भी निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। इसी प्रकार से सफाई कर्मियों का वेतन भी अटका हुआ है। कई सफाई कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। भर्ती पर रोक लगी हुई है। अनुबंध और ठेके पर तमाम सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया जा चुका है, लेकिन जो पद हैं उनके अगेंस्ट में उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। हजारों सफाई कर्मचारियों के पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं और जो लोगों को पद पे रखा गया है उनके भी कई महीनों से वेतन अटके पड़े हैं। सर्वोदय विद्यालय का एक मामला निकल के सामने आया, जब आतिशी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, पहुंची थी उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। शिक्षकों से किए वायदे भी अधूरे हैं, ना तो वेतन बढ़ा और ना ही नियमित किए गए। 2014 में ये वायदा किया गया था, लेकिन उसके बाद से ना उनको नियमित हुए और ना ही उनका वेतन बढ़ा है। 2014 में अरविंद केजरीवाल ने नियमित करने का वायदा किया था, वो आज भी बात जोड़ रहे हैं कि उनको नियमितीकरण किया जाएगा शिक्षकों को, लेकिन आज भी उनके साथ किया गया वायदा अधूरा दिखाई पड़ रहा है। दलितों के साथ भी एक तरीके से वायदा अधूरा था। वायदा किया गया था अरविंद केजरीवाल के माध्यम से 2019 में कि प्रतिवर्ष 100 दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए 100% पैसा जो लगेगा वो स्कॉलरशिप के माध्यम
माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन बीते 5 वर्षों में केवल 5 छात्रों को सहायता मिली है। ये दिखाता है कि कितना संजीदगी से ये काम होना था, क्योंकि अब तक अगर 5 वर्षों के लिहाज से बात की जाए तो 100 और गुणे 5 यानी 500 छात्रों को ये फायदा मिलना था, लेकिन सिर्फ 5 छात्रों को ही फायदा मिला है 5 वर्षों में। और इस पूरी योजना को लेकर प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उसका फायदा 5 दलित छात्रों को मिला है। तो यह भी अपने आप में दिखाता है कि वायदा, उसके प्रचार, लेकिन उसका जमीनी हकीकत क्या है वो कहीं ना कहीं काफी पीछे दिखाई पड़ती है। वन स्टॉप सेंटर कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है, यह खबर भी सामने आई है। कई महीनों से कर्मचारियों को नहीं मिला है वेतन। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि साहब आप इनका वेतन क्यों नहीं दे रहे, इनको काम करवा रहे, इनका पैसा दीजिए। केंद्र ने जारी किया हुआ है पूरा फंड, लेकिन दिल्ली सरकार वेतन नहीं दे रही, क्योंकि केंद्र की ओर से भी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आ चुका है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने भी एक तरीके से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिला है। तो ये अपने आप में एक बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है कि जो पहले के वायदे थे वो पूरे नहीं हो रहे और नए वायदे किए जा रहे हैं। इसी से करेंगे हम सियासी चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, कि किस प्रकार से दिल्ली में एक तरीके से वायदों की झड़ी देखने को मिल रही है और आपका एक तरीके से हिंदुत्व कार्ड जो है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज सुनो, खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे दिल्ली की सियासत को लेकर किस प्रकार से तमाम वायदों की राजनीति हो रही है। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, आपका चुनावी हिंदुत्व कार्ड। क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी इस प्रकार के वायदे कर रहे हैं जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई। इस विषय पे बात करने के लिए 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। शाजिया इल्मी है जो कि प्रवक्ता बीजेपी के, अंजलि राय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जैड़ा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि जिस नए मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी आई थी और परंपरागत तरीके से जो राजनीति हो रही थी, जिसका विरोध लगातार अरविंद केजरीवाल किया करते थे, आज उसी परिपाटी पे आगे बढ़ते हुए हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तो फिर उसी परिपाटी पे राजनीति करने का एक सिलसिला दिखाई पड़ रहा है। अंजलि जी, देखिए, बड़ी ही विचित्र बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बौखलाकर आम आदमी पार्टी की किस तरह से भर्त्सना कर रही है। पुजारी कौन है जो दिन रात सेवा करते हैं ईश्वर की, सुबह उठाने से लेकर, नहलाने से लेकर, खाना खिलाने से लेकर रात को सुलाने तक का काम जो होता है पुजारी का होता है मंदिर में। ऐसे ही ग्रंथी जो होते हैं, ग्रंथी भी अपने गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा करते हैं, उन्हें ईश्वर का रूप मानते हैं। ऐसे पूजनीय लोग, ऐसे लोग, सम्मानित लोग जिन्हें आज तक किसी ने नहीं पूछा, आज जब हम लोगों ने आगे बढ़कर ये घोषणा की कि इन लोगों को 18,000 रुपए सम्मान के रूप में महीने में दिया जाएगा, तो आज बौखला क्यों गए हैं। हमेशा से हिंदुत्व की बात करते थे ये लोग, लेकिन कभी इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये जो हमारे धर्म के रक्षक हैं, सेवादार हैं, इन लोगों के लिए भी कभी कुछ किया जाए, इसके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा था। आज जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये पहली बार कदम उठाया तो ये बौखला गए हैं। बताइए इसमें क्या बुरी बात है। जी अंजलि जी, अंजलि जी, सवाल ये है क्योंकि जो तमाम पहले के वायदे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं और दिल्ली की वित्तीय स्थिति बेहद खराब होती जा रही है, उसके बाद नए ऐसे वायदे करना, तो ये वित्तीय वो अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर तो कैसे उसको पूरा करेंगे। इमाम लोग कल केजरीवाल साहब के घर पे प्रदर्शन कर रहे थे, 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, आप नई घोषणा कर रहे हैं। सवाल ये है, दिक्कत यहाँ पे है, इसका जवाब।
देखिए, कोई भी चुनाव जब आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो घोषणाएं करती हैं, अपने आगे का जो भविष्य में वो क्या करेंगे उसके कार्यक्रमों का एक एजेंडा देती है। इसमें कोई नई बात नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी जब अपने घोषणाओं के साथ आएगी तब आप देखिएगा वो अपना पिटारा खोलेंगे, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ किया नहीं, आप जाके आम जनता से पूछिए, आप जाके झुग्गी झोपड़ी वालों से पूछिए, आप गरीब लोगों से पूछिए। एक सम्मानजनक जीवन दिया है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आपके इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जी शाजिया इल्मी जी वो कह रहे हैं कि साहब वो पहली बार है उन वर्गों को जो वो पूछ रही है, आम आदमी पार्टी पहली बार पूछ रही है, पुजारियों और ग्रंथियों को किसी ने नहीं पूछा, इसलिए आप लोग बौखला गए हैं। शाजिया जी भाई वही तो सवाल है कि अब क्यों पूछ रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि मुसलमानों का वोट बैंक खिसक रहा है? और 10 साल तक क्यों नहीं पूछा? पूजनीय तो वो हमेशा से रहे थे, माननीय तो वो हमेशा से रहे थे, जो कर रहे हैं वो समाज के लिए वो तो हमेशा से रहे। जब बात आती है, मैं खत्म कर लूं बात। अंजलि जी मैं आपके पास आता हूं, आपके ही आरोपों का जवाब ले रहा हूं जी। हाँ मुझे मौका दीजिएगा कि तफसील से मैं अंजलि जी की पार्टी की पोल खोलना चाहती हूँ और बताती हूँ कि गिरगिट की तरह ये रंग कैसे बदलते हैं, कभी हरे के संग कभी भगवा के संग गिरगिट कैसे बदले रंग, ये आप देखिए। तो आप ये वही पार्टी है जिसने बाकायदा ठाके मारकर मजाक उड़ाया था जब कश्मीर फाइल्स में को टैक्स फ्री करने की बात आई थी और कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया था। ये वही पार्टी है जिसने 10 साल से 58 करोड़ 90 लाख 60,000 रुपए दिल्ली के इमामों के खाते में दिए हैं, क्योंकि उनको लगता था उनको उसकी जरूरत है, तब उनको फिक्र नहीं हुई। अच्छा, हाल ही में 17 महीनों से इमामों को भी सैलरी दी नहीं जा रही है, तो क्या लग रहा है उनको? इसकी वजह क्या है? और यही क्या सिर्फ झूठा वादा करना आपको लगता नहीं है ये पुजारियों का, ग्रंथियों का मजाक उड़ाना है? आपको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और लोग जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तब भी आप ऐसी बात कर रहे हैं? ना तो आप देना चाहते हैं, ना आप दे सकते हैं, ना ये स्कीम आ सकती है, तब भी आप झूठा वादा कर रहे हैं। और झूठा वादा क्यों है? क्योंकि आपने प्रूव कर दिया है, इमाम जिस तरह से सामने खड़े हैं, तो ये तो बात प्रूव हो गई है कि आप अपने वादों को लेकर पूरी तरह से निकम्मे हैं, नाकारे हैं। अब देखिए पंजाब में आप ही का वादा था 1000 रुपए हर एक महिला को, 100 रुपए तक तो मिले नहीं उसको। तो अब इस तरह से झूठ बोलते हैं एक समुदाय के साथ, उसकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हैं और आपको लगता है लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, बेवकूफ समझते रहेंगे, झूठे वादे करते रहेंगे। वो जानते हैं सब लोग इन वादों का कुछ होना नहीं है। तो क्या आम आदमी पार्टी ऐसे हाशिए पर आ गई है, ऐसी ज्यादा परेशान हाल हो गई है, ऐसी तिलमिला गई है कि कुछ भी आए बाएं शाये बक रही है? सवाल ये है। और इस स्थिति को कैसे आई जी, ये स्थिति कैसे आई, इस बारे में हम बात करते हैं। मदन मोहन जेड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में हैं। मदन जी, आपको लगता है कि दिल्ली की मौजूदा सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड या कहा जाए धर्म की सियासत सबसे ज्यादा उफान मारती नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आपके पिछले वायदे पूरे नहीं है, नए वायदों के ऐलान से होगा क्या? मदन जी देखिए, जिस प्रकार ठीक चुनाव से पहले घोषणा की गई है, ये तो स्पष्ट लगता है कि ये चुनावी दांव है। और पहले भी जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो मौलवियों के लिए इस तरह की योजना शुरू की गई थी, उसमें उसकी आलोचना भी हुई थी कि क्या ये फायदा सिर्फ मौलवियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, पुजारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। हालांकि उन लोगों को भी अभी ये फायदा नहीं मिल पा रहा है, पिछले 17 महीने से नहीं मिल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि एक राजनीतिक दांव है। लेकिन यहाँ पर इसको हमें एक व्यापक नजरिए से सोचना होगा कि जो ये कैश की योजनाएं हैं, चुनाव से पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनाप शनाप इस तरह की कैश बांटने की योजनाएं शुरू कर देती है। उसके बाद जब चुनाव हो जाते हैं, अगर वो पार्टी जीत जाती है तो उसको पूरा करने की कोशिश भी करती है, लेकिन इससे खजाने पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ता है। और एक पॉलिटिकल लाभ के लिए, किसी पार्टी के पॉलिटिकल लाभ के लिए खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। लेकिन उससे जो दूसरे विकास कार्य हैं, देखिए पैसा उतना ही है, दिल्ली सरकार का बजट उतना ही है, लेकिन अगर आप पैसे को कैश बांट देंगे तो फिर आपके विकास के जो दूसरे कार्य हैं वो नहीं हो पाएंगे। ये मैं सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, कुछ और राज्यों में मैंने देखा है, वहां के लिए भी बात लागू होती है। तो ये जो कैश की योजनाएं हैं और जो ठीक चुनाव से पहले शुरू होती है और फटाफट शुरू की जाती हैं, इसको लेके चुनाव आयोग को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए। ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, इसमें चुनाव आयोग के विचाराधीन भी है
तो एक नीति बननी चाहिए, इसको लेके गाइडलाइन बननी चाहिए। हम किसी गरीब आदमी को कोई मदद देने के, वो किसी सामान के रूप में या कैश के रूप में मदद देने के विरोधी नहीं है, लेकिन उसका लॉजिक होना चाहिए, उसका आधार होना चाहिए, बिल्कुल एक लॉजिकल होना चाहिए और वो हमारी कहती है जी बिल्कुल एक फाइनेंशियल कंडीशन भी दिखाई पड़नी चाहिए। अंजलि जी सवाल यही है जी, कंडीशन अगर आप सारा पैसा अगर ऐसे ही बांट देंगे तो पैसा उतना ही है, तो बिल्कुल सीमित संसाधन में बात बनेगी कैसे? बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास में। अंजलि जी सवाल यही है कि जैसे इमाम साहब लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, आशा कार्यकर्ताएं कह रही हैं कि साहब उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, इसके अलावा तमाम सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि साहब उनको नहीं मिल रहा, शिक्षकों के नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं हुआ। तो ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से या पहले के वायदे अगर पूरे नहीं हो रहे तो आप नए वायदे कर रहे हैं, तो वित्तीय बोझ की बात तो आएगी ना, फिर ट्रैक रिकॉर्ड की बात तो आएगी ना, वो उसको लेकर क्या? अंजलि जी मैं आपकी सभी बातों का जवाब देती हूँ। पहले मैं शाजिया जी से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्हें आपत्ति किस बात की है। उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने कहा, पूरा हिसाब बताया कि इमाम साहबों को कितना पैसा गया, पूरा 1-1 रुपए का हिसाब दिया, कितने सालों में कितना पैसा गया, उससे उनको आपत्ति है, या अब उनको देना बंद कर दिया उससे आपत्ति है, या अब पुजारी और ग्रंथियों को हम देंगे इससे आपत्ति है? आप बताइए, आप किसकी साइड ले रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम, आप चुप हो जाइए, आप प्लीज, आप बीच में नहीं बोलिए प्लीज, आप बीच में नहीं। शाजिया जी मैं आ रहा हूं आपके पास, जी शाजिया जी मैं आ रहा हूं आपके पास में, मैं आ रहा हूं जी जी। अगर हम नहीं, अगर हम उनको दे रहे थे तो भी आपत्ति है, इमाम साहब जितने भी थे, और अब अगर नहीं दे पा रहे हैं तो भी आपत्ति है, पुजारी और ग्रंथियों को देके तो भी आपत्ति है। भाई आपको, हम तो अगर सांस भी लेंगे तो भी ठीक है। शाजिया जी किस बात से आपको आपत्ति है? शाजिया जी आपको आपत्ति किस बात से, कि पहले दे रहे थे उससे या अब नहीं मिल रहा उससे? और मुझे लगता है दिल्ली का हर एक बाशिंदा पूछना चाहेगा, अगर वाकई में आपका दिल इतना पिघल रहा था इमामों के लिए, तो आपने उनको 17 महीने से क्यों अलग थलग रखा? ऐसी उनसे क्या गलती हो गई, आप बताइए मुझे। दूसरा, जब वो आपने वादा पूरा नहीं किया और पंजाब की महिलाओं के साथ जो वादा था वो पूरा नहीं किया, तो आप ये वादा आप क्यों कर रहे हैं? सिर्फ झूठ बोलने के लिए आप वादा कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप पुजारियों को, ग्रंथियों के साथ, उनके ईमान के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेंगे? आप उनको मूर्ख समझते हैं? आप उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? आप ये ढकोसलेबाजी की राजनीति करना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपने पहले क्या किया और क्या नहीं किया। जब आपने वो नहीं किया तो आप इसका ऐलान क्यों कर रहे हैं? और ऐलान आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं, और मुझे आपत्ति नहीं कि आप उनको दें। मैं जानती हूँ कि आपकी क्या भावनाएं हैं, आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ आपके आका को, तो मुझे ना सिखाइए अंजलि जी आम आदमी पार्टी के बारे में। नानी को ननिहाल के किस्से जानने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, ऐसा इमामों ने क्या कर दिया कि आप उनको भूलकर आपका सारा प्यार उमड़ कर आ गया पुजारियों के लिए? और ये पुजारियों के लिए प्यार पहले क्यों नहीं आया? अच्छा, इमामों का अगर प्यार क्यों नहीं आ गया तो आपने वो बंद क्यों किया? अंजलि जी अगर 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, अंजलि जी 17 महीने से सैलरी ना मिलने की वजह क्या है? क्या पैसे की कमी है? जी शाजिया जी मैं आपकी जी अंजलि जी पहले तो मैं ये जवाब देना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आप जाके गरीब लोगों से पूछिए, उन्होंने जो अंजलि जी मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अंजलि जी मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 17 महीने से अपनी बात कहने दीजिए। ये बार बार कह रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया 10 साल में। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो उन्होंने वादा किया था फ्री बिजली का, फ्री पानी, आप मेरे को बात ऐसा क्या कर दिया? क्या कांग्रेस को वोट देने का मन बना लिया उन्होंने, इसलिए आप सारा गुस्सा निकाल रहे हैं? और जब उनको आप नहीं दे पाए तो अब इनको कैसे देंगे? और जब आपकी बौखलाहट, वादा क्यों कर रहे हैं? आपकी बौखलाहट बिल्कुल इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, लगता है आप जवाब दीजिए ना। शाजिया जी अंजलि जी एक सेकंड, शाजिया जी अंजलि जी एक सेकंड। अंजलि जी मेरा पॉइंटेड सवाल है, आपसे पॉइंटेड सवाल है कि 17 महीने से सैलरी क्यों नहीं, आशा वर्कर की 7 महीने से सैलरी क्यों नहीं, इसका पॉइंटेड जवाब मुझे मैं जानना चाहता हूँ। रीजन क्या है इसका? आप जानते हैं ना कि क्या हो रहा है हमारी पार्टी के साथ पिछले कुछ जो बीते हैं वर्ष, उसमें हमारी पार्टी के सभी नेताओं को एक एक करके डाल दिया गया जेल में, और उससे जद्दोजहद में हम लोग लड़ते रहे, मरते रहे, और फिर अब जब हम योजनाएं लाए, जैसे कि अभी हम सैलरी क्यों नहीं रिलीज हो पाई? जी बात करने दीजिए। महिला सम्मान योजना लाए तो उससे भी इतनी परेशानी इनको हो गई कि एलजी साहब ने तो उसकी जांच के ही आदेश दे दिए। अभी तो सिर्फ कुछ योजना जो है इमामों की, आप या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। पंजाब में क्यों नहीं दिया महिलाओं को भत्ता? जो आपको पंजाब में जो किया उसकी भी बात कर लो। पंजाब में जो किया, जो पंजाब में किया, जो वहां पर आप बोलती रहिए, आप बोलती रहिए।
वहां पर कहा था बनाएंगे। आप बोलती रहिए, फिर मैं नहीं बोलती, आप बोल लीजिए। शाजिया जी जेल में थे, सत्येंद्र जैन जेल में थे। शाजिया जी, आप लोगों ने उनके सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, इसलिए वो सैलरी नहीं मिल रही है, आपके ऊपर आरोप है। शाजिया जी अच्छा तो सुनिए, अच्छा अगर इस वजह से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर प्रॉमिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुकदमे तो अभी भी चल रहे हैं, मुकदमे तो अब चलेंगे सारे, तो आप कैसे देंगे? मतलब किसको बेवकूफ बना रही मैडम? अभी थोड़ी तो सबको बेल मिल चुकी है, तो फिर से जाएंगे। भ्रष्टाचारी लोग हैं, जेल तो जाना पड़ेगा आपको। हाँ, और आप जितने भ्रष्टाचारी देश भर के हैं, आप जितने भ्रष्टाचारी देश भर के होते हैं, आप वॉशिंग मशीन लेकर बैठे हैं और आप उसको उसमें साफ करते जाते हैं। आप जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप देश के जितने भ्रष्टाचारी। दिल्ली के मुद्दे पे आते हैं, मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, मैं दिल्ली के मुद्दे पे आता हूं। मदन जी, सवाल यही है कि क्या ये आम आदमी पार्टी का एक्सक्यूज पर्याप्त है कि साहब उनके नेताओं को जेल हुई या जो भी वजह रही, इस वजह से वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तमाम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये डाइजेस्टेबल, हजम करने योग्य दलील है? मदन जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जो दूसरा एक सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, वो तो अपना काम करते ही रहता है और बाकी लोगों को तो वेतन मिल रहा है। तो अगर किसी को नहीं मिल रहा है वेतन या किसी को कोई सरकारी सिस्टम जो है ना, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें फंड की कमी है, सरकार के पास बजट नहीं है, और बजट जब नहीं होता है तो जिसका रोका जा सकता है उसका रोका जा रहा है। तो ये एक वजह हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो विधायक हैं उनको फंड नहीं मिल रहा है, उनका पैसा नहीं आ रहा है, सबका आ रहा है। तो अगर किसी को अनाउंसमेंट कर रखा है, उसको नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह यही हो सकती है कि बजट की कमी है। दूसरा, एक चीज लगातार जब हम दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पर जो ओल्ड एज के लोग हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमें ओल्ड एज पेंशन दिल्ली में नहीं मिलती है। पिछले 8-10 साल में कोई नए ओल्ड एज पेंशन सेंशन नहीं हुई है। अभी कुछ शुरुआत की गई है, लेकिन पहले सेंशन नहीं हुई है, क्योंकि पिछले 10 सालों में बहुत सारे लोग जो 60 साल से ऊपर के आयु पार कर चुके हैं तो उनको नहीं मिली है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जरूरतमंद हैं, जो पेंशन के हकदार हैं, लेकिन उनको पेंशन स्कीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक शायद इसी वजह से होगा कि शायद समस्या की ये भी है मदन जी कि आप जब अपेक्षाएं पैदा कर देते हैं, फिर जब पूरी नहीं होती तो दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और चुनाव से पहले इस प्रकार की तमाम बहस हम लगातार जारी रखेंगे, कई ऐसे मौके आएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि महाकुंभ में इस बार शाही स्नान को अब कहा जाएगा अमृत स्नान। क्या है पूरी खबर, उस पर होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। और ब्रेक के बाद अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ 2025 की तैयारियां प्रयागराज में जोर शोर से चल रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने स्टील ब्रिज और बायो सीएनजी प्लांट की आज शुरुआत की, तो आला अधिकारियों के साथ तैयारियों की सुरक्षा की तमाम समीक्षा बैठक भी की। महाकुंभ में अब होने वाले शाही स्नान को अब अमृत स्नान कहा जाएगा। सीएम योगी ने संगम तट पर पूजा अर्चना की, तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी किए। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। स्टील ब्रिज और बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत। अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा शाही स्नान। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने यहां आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में तैयारियों का जायजा लिया। मेला प्राधिकरण के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने अरैल में नगर निगम के बायो सीएनजी प्लांट का भी लोकार्पण किया। करीब 12.5 एकड़ जमीन पर बना ये बायो सीएनजी प्लांट प्रतिदिन 21.5 टन गैस के साथ 209 टन जैविक खाद उत्पादन करेगा। प्लांट की उत्पादन क्षमता 343 टन प्रतिदिन है।
सीएम योगी ने संतों द्वारा शाही स्नान के नए नामकरण की मांग पर घोषणा की है कि महाकुंभ में शाही स्नान अब अमृत स्नान के नाम से जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 200 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें फ्लाईओवर्स और सड़क के कार्य शामिल है। शहर और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाने का भी काम पूरा हो चुका है। मेला क्षेत्र से 2 से 3 किलोमीटर पर पार्किंग का कार्य किया गया है। पांटून ब्रिज 30 की संख्या में बनाए गए हैं, जिसमें से 28 पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट भी बन करके तैयार है। चकट प्लेट 530 किलोमीटर के दायरे में बिछाई जा चुकी हैं। शुद्ध पेयजल की लाइनें बिछ चुकी हैं। 7000 से ज्यादा संस्थाएं मेला क्षेत्र में आ चुकी हैं और 1.5 लाख से अधिक टेंट्स लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार का महाकुंभ दिव्य होगा। यहाँ पे आयोजित करने का गौरव यहाँ पे डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होगा, प्रयागराज मेला प्राधिकरण को प्राप्त होगा और प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में संगम घाट पर आरती भी की। साथ ही सीएम योगी ने संगम ऐरावत घाट, संगम नोज घाट के साथ ही गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का भी निरीक्षण किया। योगी आदित्यनाथ ने लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के भी दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इधर रेलवे ने भी महाकुंभ के मद्देनजर विशेष तैयारियां की हैं। भारतीय रेल ने देश भर के श्रद्धालुओं को प्रयाग पहुंचाने के लिए करीब 13,000 ट्रेन चलाई हैं, जिनमें 3,134 विशेष रेलगाड़ियां हैं। भारतीय रेल ने करीब 2 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर कुंभ की तैयारियों को और पुख्ता बनाने की कोशिश की है। गौरतलब है कि प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और आगे आपको दिखाएंगे नए साल 2025 को लेकर कैसी है देश भर में तैयारियां और दुनिया के किन किन देशों में नए साल का आगाज हो चुका है। इस पूरी खबर को दिखाएंगे विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। अब से कुछ ही देर बाद नए साल 2025 का आगाज होने वाला है, लेकिन दुनिया के कई देशों में नया साल आ चुका है, दस्तक दे चुका है, जहां पर जोर शोर से जश्न भी मनाया जा रहा है। भारत में भी नए साल पर तमाम शहरों में जोरदार तैयारियां की गई हैं, तो लोगों में भी नए साल का उत्साह देखते ही बनता है। दिल्ली, मुंबई, गोवा जैसे बड़े बड़े शहरों या फिर पहाड़ों पर ऐसे तमाम शहर जहां पर इस वक्त बेशुमार ठंड पड़ रही है, वहां पर भी नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं। देश और दुनिया नए साल 2025 के स्वागत के लिए तैयार है, तो वहीं न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड भारतीय समय अनुसार 7.5 घंटे आगे है।
नए साल के मौके पर लोगों ने न्यूजीलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। लोगों ने नए साल पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में नए साल पर जश्न के दौरान शानदार आतिशबाजी की गई। वहीं भारत नए साल 2025 के स्वागत के लिए तैयार है। जश्न की पूरी तैयारियां की गई हैं। देश में ये 2024 का आखिरी सूर्यास्त है, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। हालिया तस्वीर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की है। वहीं दूसरी तस्वीर ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की है, जहां मंदिर के पीछे सूर्य ढलता हुआ देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी की है। चौथी तस्वीर में आप कोलकाता के हुगली ब्रिज के पीछे इस साल के आखिरी सूर्यास्त को देख सकते हैं। गोवा के समुद्र तट नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों की भीड़ को आकर्षित कर रहे हैं। उत्तरी गोवा के तटीय क्षेत्र में क्रिसमस के बाद पार्टी का माहौल शुरू हो गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों और विदेश से आए लोग शामिल हो रहे हैं। जो लोग पानी के खेल के रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए पैरासेलिंग और जेट स्कीइंग सबसे अच्छी गतिविधियां हैं। बहुत अच्छा माहौल है, काफी बहुत अच्छा लगा। फुल एंजॉय करने को मिल रहा है। वेदर भी बहुत अच्छा है। गोवा का मतलब माहौल कहा जाए तो एकदम कूल, एकदम मस्त। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक गुलमर्ग पहुंचे हैं। बर्फ से ढकी चोटियों और सुंदर प्राकृतिक नजारों के लिए जाने जाने वाला गुलमर्ग पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थान बना हुआ है। नए साल के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली समेत मुंबई और देश के अन्य मुख्य शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के विभिन्न जगहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देश में नए साल के आगमन में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में लोग जश्न की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया भर के सबसे खूबसूरत धार्मिक समारोह में से एक गंगा आरती भी है। इसी कड़ी में वर्ष के अंतिम दिन वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के साथ ही नव वर्ष का स्वागत और पुराने साल को विदाई दी गई। गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर हुई, जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान दशाश्वमेध घाट शंखनाद, घंटा, डमरू की आवाज और मां गंगा और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। वाराणसी से गंगा आरती सूर्यास्त के बाद होती है। इसकी शुरुआत शंखनाद से की जाती है, जिसे लेकर मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। साल 2024 बीतने को है। इस साल देश दुनिया में बहुत बदलाव हुए हैं। सूचना और तकनीक के क्षेत्र में भी तमाम क्रांति हुई है, तो खबर की दुनिया में भी तमाम बदलाव दिखे हैं। साल 2024 में आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज़ ने भी खबरों की दुनिया में तमाम बदलाव किए हैं। कंटेंट से लेकर प्रेजेंटेशन तक, ग्राफिक्स से लेकर सेट तक, तकनीक से लेकर प्रोग्राम्स तक, हमने आपके लिए तमाम नई चीज़ें पेश की हैं। देश और दुनिया की हर खबर को निष्पक्ष तरीके से ग्राउंड पर जाकर आपके लिए पेश किया है। न्यूज़ नाइट में आपको छोड़ जाते हैं साल भर में आपने इस चैनल में किए गए तमाम बदलावों और उपलब्धियों की इस कहानी के साथ में। आप देखिए इस पूरी खबर को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। साल 2024 हर दिन था खास, हर पल बना इतिहास, हर खबर थी बड़ी और आपको मिला डीडी न्यूज़ का विश्वास। साल की शुरुआत हुई हर घर में उल्लास से, दियों की रोशनी और रामलला के वास से। जिसका इंतजार देश ने सदियों तक किया, डीडी न्यूज़ ने
इस ऐतिहासिक पल से जुड़ी भावनाओं की हर तस्वीर को सबसे करीब से दिखाया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। पीछे देख पा रहे हो हमारे कैमरामैन पीयूष आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये जो आरएएफ के जवान हैं। आया फिर गणतंत्र दिवस लेकर हमारा इतिहास। तब दुनिया ने देखा डीडी न्यूज का अद्भुत प्रयास। डीडी न्यूज ने कर्तव्य पथ से सैनिकों की कदमताल और परेड के रोमांच को घर घर तक पहुंचाया। फरवरी ने बनाया बजट 2024 को खास। आर्थिक सुधारों में दिखा विकास का विश्वास। डीडी न्यूज ने इसे सटीक और सरल अंदाज में दिखाया। हर खबर में किया विश्लेषण और सच्चाई का निवेश। सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ते जा रही है। टैक्स स्लैब है, उसमें बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसका जिक्र किया गया। उसमें बड़ी बात यही थी कि साहब कैसे निजी निवेश नहीं आ रहा है, ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। डीडी न्यूज ने योजनाओं की झलक, आर्थिक सुधारों की शुरुआत और जनता की उम्मीदों को ध्यान में रखकर सब कुछ सबसे सटीक और सरल तरीके से आपके लिए पेश किया। चुनावी संग्राम का फिर आया पर्व, जहां हर वोट बना लोकतंत्र का गर्व। हमने एक बार फिर बेबाकी से किया अपना कर्म। हर खबर को आप तक पहुंचाकर बखूबी निभाया धर्म। क्षेत्रवार विश्लेषण कर रहे हैं, राज्यों का अध्ययन कर रहे हैं, एनालाइज करना है। इसके चलते हमारे सहयोगी सुरेश के पास डाटा सेंटर के हमारे तमाम सहयोगी इस समय डीडी न्यूज ने चुनावी महापर्व की हर छोटी बड़ी खबर, हर क्षेत्र की कवरेज और हर मुद्दे को गहराई से पेश करके देश के भविष्य को आकार देने में योगदान दिया। नाम हुआ तो यहाँ से भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीते। सन 2009 में अस्तित्व में आई। 15 अगस्त का हर लम्हा बना अनमोल। लाल किले से गूंजे स्वतंत्रता के बोल। स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। दुनिया भर में रहने वाले की बात की उन्होंने कहा हम मिशन मोड में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रिफॉर्म की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए। जब प्रधानमंत्री के भाषण ने भरी जुनून की आस, हमने कवर किया आजादी के जश्न का इतिहास। पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। डीडी न्यूज ने 15 अगस्त की कवरेज के जरिए हर भारतीय को आजादी के जश्न से जोड़ा। सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। फिर छिड़ी 3 नए कानून पर बात। हर पहलू पर चर्चा हुई दिन रात। डीडी न्यूज ने रखा हर पक्ष का ख्याल, हर पहलू को दिखाया बेमिसाल। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो गए हैं। डीडी न्यूज ने 3 नए आपराधिक कानूनों की बड़ी सीरीज चलाई, जिससे हर पहलू, हर पक्ष और सवाल को समझने में मदद मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस कितनी क्लोज है, कितनी टाइट है, लड़ाई कितनी नजदीकी है,
कांटे की टक्कर है। ये लोगों ने स्टेट में वो अपना मत जो है वो दे चुके हैं, बैलेट के जरिए या फिर अर्ली वोटिंग के जरिए। हम लोग मायामी बीच के सिटी हॉल में हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण वोटिंग सेंटर है। बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहाँ बिल्कुल बदल जाएगा। इजराइल ने ये कॉल दी है। इस साल आपके अपने डीडी न्यूज ने भी अपनाया एक नया अंदाज, विश्वसनीयता और नयापन एक साथ। फिर एनटी अवार्ड्स में गूंजा डीडी न्यूज का नाम। आपके अपने चैनल को 5 कैटेगरी में मिला सम्मान। स्वच्छता वॉरियर्स से लेकर पद्मा पुरस्कार बेमिसाल। अवार्ड्स में दिखा G20 अयोध्या और डीडी गुजराती गुड न्यूज का कमाल। और इस साल के एनटी अवार्ड्स यानी न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में डीडी न्यूज ने अपना परचम लहराया है। आपको बता दें, अलग अलग श्रेणियों में यानी अलग अलग कैटेगरी में 5 अवार्ड्स डीडी न्यूज ने अपने नाम किए हैं। नए स्टूडियो, नई तकनीक और नए लुक के साथ हमने अपनी विश्वसनीयता और मजबूती को और बढ़ाया। सिर्फ कवरेज नहीं, हमने शुरू किए नए कार्यक्रम भी जो हर वर्ग की जरूरत को पूरा करते हैं। साइबर अलर्ट, भारत at 7, पूरा सच, न्यूज पंच, सुप्रभातम। ये थे 2024 के यादगार पल। नए साल में फिर